कार्यक्रम यूट्यूब पर भी चल रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, देखा है। कल मैं यूट्यूब में भी देखा, बहुत अच्छा लगा। और जो मित्र यूट्यूब पर डाल रहे हैं, मेरे ख्याल से सुरेश मौर्य जी डाल रहे हैं। जी बिल्कुल सर जी। तो बहुत वो साधुवाद उनसे के आग्रह पात्र करेंगे है। कि जी जी, उनसे आग्रह करेंगे कि कृपया इसको भी यूट्यूब पर प्रसारित कर दें, और भी बहुत से लोगों को इस चीज जी का वो लाभ बिल्कुल मिल कर सके। रहे हैं, अभी ऑनलाइन भी है, हमारे साथ ऑनलाइन है, रिकॉर्डिंग भी चालू है। हार्दिक धन्यवाद सुरेश मौर्य जी। सर फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे चालू है फिलहाल। वाह, फेसबुक पर भी चल रहा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यस सर, तो चलिए हम यस लोग सर। समय जाया किए बिना इस कार्यक्रम को आरंभ करें। जी सर, मेरे समझ 33 से 30 से पार्टिसिपेंट जुड़ ज्यादा चुके मित्र आ हैं, चुके हम हैं। कर सकते हैं अब शुरू। जी सर जी, शुरू करें, 32 आगे लोग जुड़ कल चुके की हैं। आगे बढ़ाते हैं। जी जी, मैं सबको अनम्यूट देखिए कर हम रहा हूँ लोग सर, अब उसके बाद आप मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, आप उसके बाद अनम्यूट करके शुरू कीजिएगा सर। सर आप अब अनम्यूट कर लीजिए। और अब 37 जी, पार्टिसिपेंट जुड़ भी चुके हैं, शुरू बहुत कीजिए अच्छा, सर। बहुत अच्छा लग रहा है। 37 लोग जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हम लोग आज फिर से कल वाले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज फिर से बात शुरू करते हैं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 पर। यह वह कानून था जो भ्रष्टाचारियों के नाक में नकेल कस के रोड में खींच सकता था। परंतु इस कानून के अच्छाइयों के साथ साथ मैं इस चर्चा में आप लोगों को कुछ इसकी बुराइयां भी बताना चाहूंगा कि इस कानून में कमियां क्या क्या थी, और किस तरह से इतने अच्छे अच्छे कानून होने के बाद भी हमारे देश में भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। जी, कल हम लोग जैसे बात कर रहे थे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जिसको हम लोग पीसी एक्ट भी कहते हैं, और ये पीसी एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। मैं अगर बीच में पीसी एक्ट कहूं तो इसका मतलब यही हुआ कि ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 है। धारा 7 पर, इस पीसी एक्ट की धारा 7 स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई भी लोक सेवक, हम लोग लोक सेवक की परिभाषा कल बात कर चुके हैं, इसी एक्ट की धारा 2C में दिया हुआ है, कोई भी लोक सेवक किसी काम के लिए अगर घूस लेता है, कोई लोक सेवक द्वारा पदीय कार्य के लिए वैध पारिश्रमिक से भिन्न परितोष अगर लेता है, अर्थात जिस उस वैध पारिश्रमिक का मतलब होता है सरकार उसको वेतन देती है, वेतन के अलावा यदि वो आपसे कुछ चीज लेता है तो वो इस धारा के तहत दोषी है। पहले इस धारा में उसको 6 महीना कम से कम और 3 साल तक की सजा का प्रावधान था, परंतु अभी 2018 में इसको संशोधन करके कम से कम 3 साल और अधिक से अधिक 7 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया इस धारा में। इसके बाद आता है धारा 8। देखिए, धारा 7 से लेकर धारा 12 तक बेहद महत्वपूर्ण धारा है। इसके अलावा धारा 11 पर, धारा 13 पर हम लोग विस्तार से आज चर्चा करेंगे। मैं सारांश के रूप में धारा 7 को बता रहा हूं। उसके बाद आता है धारा 8। धारा 8 ये कहता है कि लोक सेवक पर भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा असर डालने के लिए परितोष का लेना। मतलब कोई लोक सेवक भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा, मतलब कोई लोक सेवक को पैसा इसलिए दिया जाए कि आप पैसा ले वो कि मैं आपका फाइल को जल्दी ऊपर साहब के पास रख दूंगा। कोई बाबू लेता है, कोई साहब आपसे ये पैसा लेते हैं कि आप हमको पैसा दो, हम आपका काम जल्दी कर देंगे। तो ये जो है वो धारा 8 के तहत दंडनीय है, और 2018 में संशोधन के बाद इसमें भी कम से कम 3 साल और अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। इसी प्रकार से है धारा 9। धारा 9 ये कहता है कि लोक सेवक पर व्यक्तिगत असर डालने के लिए परितोष का लेना। मतलब
कोई लोक सेवक है, मैंने जैसे कल आपसे कहा कि भ्रष्टाचार के सारे अपराध लोक सेवक ही करेंगे, आम आदमी नहीं करेगा। ये फर्स्ट बात हम लोग अपने दिमाग में रखें। इसी क्रम में लोक सेवक पर व्यक्तिगत असर डालने के लिए किसी परितोष का लेना, देखिए ये थोड़ा सा ना संवेदनशील मुद्दा है, ये संवेदनशील विषय है। व्यक्तिगत असर डालने के लिए मैं एक बाबू से ये कहूं कि बाबू मैं तुम्हारा प्रमोशन करा दूंगा, साहब से कह के, मैं अपने साहब से कह के तुम्हारा प्रमोशन करा दूंगा, तुम अपने साहब से कह के मेरा ये काम करा दो, मेरा एक रोड बनवा दो, या मेरे लिए स्कूल बनाने का ठेका दिलवा दो, या इस तरह का कोई काम अगर व्यक्तिगत असर डालने के लिए मैं करता हूं तो ये उस लोक सेवक के द्वारा इस धारा के तहत अपराध किया गया है। इसी प्रकार कोई लोक सेवक द्वारा धारा 8 या 9 में परिभाषित अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड धारा 10 में है। मतलब धारा 8 और 9 में जिस तरह का अपराध लोक सेवक करेगा उस पर उसको उत्साहित करने का, दुष्प्रेरण करने का, उसका विचार ऐसा करने का अपराध में ये दंड है धारा 10 में। इस प्रकार आता है धारा 11। धारा 11 ये कहता है कि लोक सेवक जो ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई कार्रवाई या कारोबार से संबद्ध व्यक्ति से प्रतिफल के बिना मूल्यवान चीज प्राप्त करता है। देखिए कानून की भाषा पता नहीं क्यों कानून बनाने वाले इतना जटिल करके रखे हैं कि आम आदमी की समझ में ही नहीं आए बात। इसको अगर आसान शब्दों में लिखा जाता, अभिप्राप्त करना, बहुत से लोग हैं जो हिंदी जानते हैं लेकिन इस तरह के शब्द कभी उपयोग ही नहीं किया जाता, इसलिए आम आदमी को इस बात को समझने में बहुत कठिनाई होती है। तो मैं चाहता था हमेशा से कि कानूनी भाषा जो है वो बेहद सरल शब्दों में कह दिया जाए, और सरल शब्दों में अगर हो तो उसको आम आदमी भी समझ सके, बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण है ये। परंतु आज तक मुझे एक उदाहरण याद आया। मैं एक बार बिहार गया था, एक कोर्ट में जाना पड़ा, तो मैं कोर्ट में देखता था कि बहुत सारे वकील साहब लोग कोर्ट की भाषा लिखते थे जैसे मीन जानिब है कि। मैं उनसे एक बार पूछा ये मीन जानिब है लिखने की क्या जरूरत है, कब के उर्दू हमारे देश से खत्म हो चुका है, जो है वो किया जाए, लेकिन इस तरह के शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो वो बोले कि ठीक है। फिर दूसरे दिन उसी पिटीशन को वो इंग्लिश में ड्रॉप कर दिए। मैं बोला अभी आप उर्दू में लिख रहे थे, मीन जानिब है का मतलब है निम्न विनय है, निम्न निवेदन है। मैं उनसे पूछा कि आप इतना डिफिकल्ट क्यों कर रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं आप, आम आदमी कैसे समझ पाएगा। तो वो ये बात मुझे समझाए, क्योंकि मैं वकील नहीं हूं, लेकिन उन्होंने समझा कि मैं वकील हूं, इसलिए मुझे समझाया कि यदि मैं आम बोलचाल के हिंदी भाषा में लिखने लगूं तो क्लाइंटवा सब समझ जाएगा, और वो सब समझ जाएगा तो ये काम खुद ही कर लेगा, मेरे पास इसके लिए आएगा नहीं। पता नहीं न्यायपालिका या न्यायपालिका के बीच के लोग क्यों ऐसा किए कि इतना कठिन और जटिल भाषा रखे हुए थे। मैं इसमें धारा 11 पर बात कर रहा था। लोक सेवक जो ऐसे लोक सेवक के द्वारा की गई कार्रवाई या कारोबार से संबंध व्यक्ति से प्रतिफल के बिना मूल्यवान चीज अभिप्राप्त करता है, यह धारा थोड़ी सी महत्वपूर्ण है। मैं एक ऑफिस में जाता हूं और मैं एक बाबू को पैसे देता हूं कि तुम मेरा काम कर दो। बाबू क्या करता है, उस कलेक्टर ऑफिस का बाबू क्या करता है, बिना प्रतिफल के बिना मुझसे पैसा, मान लीजिए 1,000 रुपए मैं उसको देता हूं, तो वो 1,000 रुपए के बदले मुझे कुछ दिए बिना अगर वो 1,000 रुपए से अपने घर से आम तोड़ के मुझे दे देता है तो वो इस तरह का अपराध नहीं है। परंतु 1,000 रुपए प्राप्त करने के बाद वो मुझे कुछ देता नहीं है लेकिन 1,000 रुपए ले लेता है, तो इस धारा के तहत अपराध है। अब आप हम सब मित्र ये
ये विचार करेंगे, सोचेंगे कि कोई बाबू जिसके पास मैं किसी काम के लिए गया हूं, वो 1,000 रुपए मुझसे लेता है, तो उसके बदले मुझे क्या देता है? क्या वो सुविधा नहीं देगा? यदि मुझे वो सुविधा नहीं देता है, तो मैं 1,000 रुपए उसको क्यों दूंगा? मैंने 1,000 रुपए उसको इसलिए दिया कि वो मेरे फाइल पर जल्दी साहब का साइन करा दे, मुझे ठेका दिलवा दे, या कुछ भी और किसी भी तरह के सुविधा सुविधा मुझे दिलाए, इसलिए मैंने उसे 1,000 रुपए दिया। ये अपराध उस संबंध में है। और इस पर भी 3 साल, पहले तो 6 महीने था, अभी 3 साल से 5 साल तक, कम से कम 3 साल और अधिक से अधिक 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। मैं एक चीज की चर्चा करना चाहूंगा। ये जब हम लोग आईपीसी सीआरपीसी पर चर्चा करेंगे, तब इसको विस्तार से बताऊंगा। अभी एक सामान्य तरह से कि जब भी कोई जज किसी व्यक्ति को 3 साल से कम के कारावास की सजा देता है, 3 साल से ऊपर की सजा देता है, तो वह व्यक्ति तुरंत जज के आदेश के बाद जेल जाएगा। परंतु अगर 3 वर्ष से कम की सजा, ये स्पष्ट प्रावधान है, 3 वर्ष से कम की सजा अगर सुनाता है, दंड, कारावास का दंड, तो वही जज उस व्यक्ति को तत्काल जमानत देगा और जमानत के बाद उससे कहेगा कि 1 महीने के भीतर तुम इस पर अपील में जा सकते हो, तुम सक्षम जमानतदार पेश करो ताकि मैं तुमको इस संबंध में जमानत दे सकूं। अब आता है धारा 12। ये धारा ना बेहद महत्वपूर्ण है। इस धारा में उलटफेर कर दिया गया है अभी संशोधन के बाद। धारा 7, इस अधिनियम की धारा 7 घूस लेने के लिए दंडित करता है, लेकिन इसकी धारा 12 घूस देने वाले को भी दंडित करता है। अभी देखिए, हम लोग सब व्हिसिल ब्लोअर है, सूचना के अधिकार की सिपाही हैं, सूचना के अधिकार पर जानकारी निकालते हैं, और कोई अगर भ्रष्ट आचरण किया है, कोई बेईमानी कर रहा है, शासकीय कार्य में का दुरुपयोग कर रहा है, शासकीय धन का दुरुपयोग कर रहा है, अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, ऐसी स्थिति में हम लोग उस उस उसको दंडित कराने का प्रयास करते हैं। लेकिन 2018 में इस अधिनियम में जो संशोधन हुआ, इस संशोधन के बाद धारा 12 ये कहती है कि जो घूस देने का प्रयास करेगा, जैसे जैसे हमारे महावीर जी हैं, मित्र हैं हमारे, और हमारे अशोक गोयल साहब हैं। अशोक गोयल साहब किसी ऑफिस में मान लीजिए कलेक्टर हैं, महावीर जी उनको जाते हैं और कहते हैं कि कलेक्टर साहब मुझे ये पुल बनाने का ठेका दिलवा दीजिए, मैं 10 लाख रुपए आपको दूंगा। अशोक गोयल साहब तो बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, वो बोले अच्छा तुम हमको 10 लाख रुपए दोगे। वो फोन कराते हैं, करते हैं, और फोन करते हैं, पुलिस आती है, और लेकिन गोयल साहब की ये जिम्मेदारी होती है कि वो प्रूफ करें कि महावीर जी मेरे को 10 लाख रुपए दे रहे थे। इस धारा के तहत दोषी हो जाएंगे महावीर जी, और वो भी उतना ही दंडित होंगे जितना घूस लेने वाला। मतलब संशोधन के बाद 3 साल, कम से कम, अधिक से अधिक 7 साल। तो घूस देने वाले मतलब महावीर जी भी उतने ही बड़े दोषी होंगे जितना कि घूस लेने वाला। अब देखिए, इसमें कुछ बारीकियों पर चर्चा करें हम लोग।
तो वो लोकपाल को होगा, सीबीसी को होगा, सीबीआई को होगा। इस तरह से भ्रष्टाचार या के संबंध में जांच करने के लिए कई एजेंसियां हमारे देश में काम कर रही हैं। जब केंद्र सरकार का उपक्रम ना होके वो राज्य सरकार का संस्था है, राज्य सरकार का उपक्रम है, तो उसकी शिकायत ईओडब्ल्यू में होगी, एसीबी में होगी, उसके बाद लोकायुक्त के यहां होगी, लोकायुक्त इस पर जांच करेंगे। यदि ये शिकायत सही पाई जाती है, जैसे हमारे शुक्ला साहब यदि ये शिकायत करते हैं और इनकी शिकायत सही पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में वो संस्था इनको व्हिसिल ब्लोअर की तरह ट्रीट करेगी। और चूंकि जिस व्यक्ति के खिलाफ, जिस कलेक्टर, जिस एसपी या जिस नेता के खिलाफ हमारे शुक्ला जी शिकायत करता है, निश्चित रूप से वो इनको धमकी भी देगा, इनको प्रलोभन भी देगा, पैसे का प्रलोभन। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हम आपके बच्चे की शादी करवा देंगे अच्छे घर में, आप ये केस छोड़ दीजिए। तो शुक्ला जी की शिकायत यदि सही पाई जाती है और इनको धमकी मिलता है, कोई व्यक्ति अगर इनको धमकी देता है, इनको जान का खतरा महसूस होता है, तो जिस संस्था में शुक्ला जी शिकायत कर रहे हैं, उसी संस्था में शुक्ला जी एक आवेदन करेंगे कि मैंने आपके यहां ये शिकायत किया है और ये शिकायत सही है, आपने इस पर जांच आरंभ किया है और मुझे इस शिकायत के बाद गंभीर धमकी मिल रही है, मेरे जीवन पे खतरा है, मुझसे कोई जान से मार देगा। तो हमारे देश में व्हिसिल ब्लोअर एक्ट लागू हो चुका है। वो संस्था आदेश करेगी और जिस प्रदेश के, जैसे शुक्ला जी तो उत्तर प्रदेश के हैं, नहीं सॉरी बिहार के हैं ये, तो बिहार सरकार शुक्ला जी को पुलिस प्रोटेक्शन देगी। व्हिसिल ब्लोअर एक्ट के तहत शुक्ला जी को पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि इन्होंने एक बड़ा भ्रष्टाचार उजागर किया है। अब ठीक इसके उलट यदि शुक्ला जी शिकायत करते हैं और शिकायत झूठी पाई जाती है या शिकायत गलत पाई जाती है, उसमें कोई तथ्य नहीं है, तो धारा 12 पर शुक्ला जी को भी कम से कम 3 साल नहीं, घूस देने के लिए शुक्ला जी को 3 साल और अधिकतम 7 साल। लेकिन यदि झूठी शिकायत शुक्ला जी कर रहे हैं, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 182 के तहत शुक्ला जी पर भी कार्रवाई होगी, ये भी जेल जाएंगे। ये मेरे समझ से एक अच्छा तरीका है, क्योंकि जो हम आरटीआई एक्टिविस्ट लोग हैं, तो आरटीआई एक्टिविस्ट लोग झूठी शिकायत करेंगे ही क्यों? सर मैं एक निवेदन, ये हम लोग प्रश्न उत्तर से कंटिन्यूटी टूट जाएगी, प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए जरा सा, मैं इसको खत्म कर देता हूं, इसको फिर प्रश्न उत्तर कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, आवाज आ रही मेरी? इशारा करेंगे उंगली से, मैं आ रही है मिश्रा जी। सर आवाज आ रही है सर? आ रही है जी, आ रही है जी। सभी मित्रों से ये भी बताना चाहूंगा कि 10 मिनट के बाद हो सकता है ये बंद हो, तो वापस सब लोग जुड़ जाए। अभी 50 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रक्रिया तो हम जब सूचना के अधिकार पर जानकारी प्राप्त करते हैं, तो मतलब वो संस्था ही हमको जानकारी देती है, और जो संस्था सूचना के अधिकार पर जानकारी दी है, इसीलिए मैंने कहा कि जो प्राप्त करें उसको आप कवरिंग लेटर से प्राप्त करें, और जो पेजेस आपको मिल रही हैं वो पेज भी हालत में आप कहें कि प्रत्येक पेज को सत्यापित करके आपको दें। अब सूचना के अधिकार पर जानकारी लेके आप जब जाते हैं संबंधित कंप्लेन करने के लिए, संबंधित जब कंप्लेन, ऐसी स्थिति में ये झूठी शिकायत तो हो ही नहीं सकती। तो झूठी शिकायत के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 182, 211 पर कार्रवाई करने का प्रावधान है, वो तो हो ही नहीं सकता।
क्योंकि आप जो जानकारी प्राप्त करी है वो सूचना के अधिकार पर उसी संस्था से प्राप्त करने के बाद आप कंप्लेन कर रहे हैं, तो झूठी शिकायत को हम लोग कर छोड़ दें कि कभी भी शिकायत देंगे या हमारी शिकायतों को कोई झूठा कहेगा। कभी भी जो शिकायतें हम लोग करते हैं, ये शिकायत किसी भी स्तर पर कभी भी गुमनाम नहीं। यदि आप ये लिख के शिकायत करते हैं कि आपका शुभचिंतक, अब चूंकि इसमें आपका शुभचिंतक अगर आप लिख रहे हैं तो आप उसमें डॉक्यूमेंट तो आप सूचना के अधिकार लगाएंगे नहीं, क्योंकि सूचना के अधिकार पर जो डॉक्यूमेंट है वो आपके नाम से प्राप्त होती है। और झूठी शिकायत, सॉरी, अगर गुमनाम शिकायत करते हैं, आप इस तरह की शिकायत करते हैं कि उसमें नाम नहीं है, शिकायतकर्ता पता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप शिकायत को जांच किए बिना तुरंत बंद कर जाएगा। और चूंकि अब शिकायत बंद हो गई, उस पर आप कुछ भी करते रहेंगे, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हम लोगों को झूठी शिकायत भी नहीं करनी है। एक सभी शिकायत दस्तावेज लगा अनिवार्य रूप से। तीसरी बात ये कि हमको गुमनाम शिकायत कभी नहीं करनी है। अब बात आते हैं, पहले जो भ्रष्टाचार पिस्ट था, इसमें इसकी स्थिति जो व्यक्ति रिटायर हो गया कार्रवाई करने का प्रावधान नहीं करता था। ये जो स्थिति है, ये अमेंडमेंट के बाद, संशोधन के बाद ये कानून ये हो गया कि अगर एसपी है, कार्यकाल में अपराध हुआ भ्रष्टाचार और उसके बाद वो रिटायर हो गए, उनके रिटायर होने के बाद भी कार्रवाई होगी। ये संशोधन के बाद अब में एक बेहद महत्व धारा है जो इस पूरे केस का जान है, और वो है धारा, ये आपराधिक औचार की बात, क्रिमिनल मिसकंडक्ट की बात कर रहा है पब्लिक। धारा दोबारा क्या नंबर है? औचार का मतलब ये होता है कि आपराधिक औचार का मतलब होता है, ये कहती है कि कोई लोक सेवक आपराधिक औचार का अपराध करने जाता है को यदि वह अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए वैध पारिश्रमिक से भिन्न कोई परितोष ऐसे हेतु या इनाम के रूप में, जैसा धारा 7 वर्णित है, किसी व्यक्ति से अभ्यासतः प्रतिग्रहित या अभिप्राप्त करता है या प्रतिग्रहित करने के लिए सहमत होता है, अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है। मतलब कोई लोग से आपसे अभ्यासतः, प्रैक्टिकली, डेली उसकी आदत के अनुसार आपसे कुछ इनाम लेता है। देखिए, एक एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं। यदि आप किसी ऑफिस में जाते हैं और कोई बाबू यदि आपसे कहता है कि मेरे को एक थोड़ा अच्छा सा पेन ला के दीजिए, तो अब उस बाबू को खुश करने के लिए हम 1000 रुपए का एक पेन बाबू को देते हैं। सबसे पहली बात तो ये, किसी बाबू को आम आदमी एक भिखमंगा को नहीं देता। फिर किसी बाबू को हम 1000 रुपए क्यों देंगे? विचार करने की बात है ये, क्यों देंगे हम उसको? अब 1000 रुपए जब हम देते हैं पहली बार, जब हम दूसरी बार जाते हैं तो बाबू बड़ी प्रशंसा करता है और कहता है कि पिछली बार आपने मुझे 1000 रुपए का पेन दिया, अपने बेटे के बर्थडे में गिफ्ट कर दिया, और कुछ आज गिफ्ट ले आइए। दोबारा उस व्यक्ति को हम फिर मान लीजिए कुछ कोई एक छोटा मोबाइल या कोई अब महंगा चीज जो
जो गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं उसको, तो अगर गिफ्ट के रूप में व्यक्ति अभ्यासतः आदतन ये चीज प्राप्त करता है जो मूल्यवान वस्तु है, लोक सेवक का अवचार, सामान्य सिविल अवचार नहीं, आपराधिक अवचार माना जाएगा। युवक ने अवचार किया है। अब इसमें, इसके धारा में अगला है ख। यदि वह अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई प्रतिफल के बिना या ऐसे प्रतिफल जिसका अप्राप्त होना किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका कि या किसी ऐसे लोग द्वारा जिसके वह अधीनस्थ है की गई या की जा सकने वाली किसी कार्रवाई या कारोबार से होना रहा हो सकता है, वह जानता है वह किसी ऐसे व्यक्ति से संबद्ध व्यक्ति से हितबद्ध या उससे संबंधित होना जानता है, अभ्यास प्रतिग्रहित या अभिप्राप्त करता है या प्रतिग्रहित करने के लिए सहमत होता है, अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है, वह आपराधिक कार्य करता है। इसका मतलब यह हुआ कि एक कलेक्टर ऑफिस का बाबू ये मैं ये काम बनाऊंगा, आप मुझे पैसा दीजिए, वो पैसा मैं नहीं लूंगा, मैं अपने कलेक्टर साहब को वो पैसा दूंगा। इस तरह की बात अगर कह के वो अभ्यासतः आपसे पैसा लेता है तो आप ये समझ कि वो इस धारा के तहत अपराध। इसी में अगला धारा है ग। वह लोक सेवक के रूप में अपने को सौंपी गई या नियंत्रणाधीन किसी संपत्ति का अपने उपयोग के लिए बेईमानी से या कपट पूर्वक दुर्विनियोग करता है या उसे अन्यथा संपरिवर्तित कर लेता है या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने देता है। ये उपधारा ये बात कहती है कि मान लीजिए हमारे इंद्रजीत जी हमारे मित्र हैं और इंद्रजीत जी कहां रह रहे हैं? पंजाब में रह रहे हैं। पंजाब में मैं इनके पास जाता हूं और मुझे ये पता चला है सूचना के अधिकार पर कि इनके ऑफिस 4 कंप्यूटर हैं, उसमें से ये एक कंप्यूटर उठा अपने घर ले जाते हैं और उस सरकारी कंप्यूटर का ये कार्य के लिए प्रयोग करते हैं, तो वो इस धारा के तहत अपराधी है। ये धारा ये किसी भी व्यक्ति को थोड़ा भी वो करता है अपराध में संलिप्त होता है तो नहीं है। अब आता है घ। 3 हिस्सों में। यदि कोई लोक सेवक भ्रष्ट या अवैध अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान चीज या संबंधी फायदा भी प्राप्त कराता है, वह आपराधिक औचार करता है। भ्रष्ट या अवैध दोनों द्वारा। जब कभी सुनते होंगे छापाता है और कोई व्यक्ति कोई लोक सेवक रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो वो इसी धारा में उसको लपेटते हैं लोग, क्योंकि वो सरकार धन दी कार्य के लिए, पब्लिक के हित के लिए खर्चने के लिए। अब उसको आप क्या करते हैं? आप उस धन को अपने लिए या किसी अपनों के लिए को लाभ पहुंचाने के लिए ये धन का उपयोग करते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर होता है आप बात कि एक ग्राम में ग्राम पंचायत में मान लीजिए 20 हैंडपंप हाथ से दबा दबा के निकालते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में होता है ये। तो 20 हैंडपंप मिला हुआ है उस ग्रामीण क्षेत्र को कि आप 20 हैंडपंप खुदवाइए और ग्रामीणों को पानी देने के लिए दीजिए। अब उस ग्राम पंचायत का सचिव या सरपंच जो है उसको लगता है कि ये 20 तो हमारे यहां जरूरत है, तो 15 खुदवा देता है और बाकी 5 को अपने दूसरे रिश्तेदार के यहां खुदवा देता है। इसका मतलब उस रिश्तेदार को इससे फायदा हुआ
और इस धारा के तहत वो सचिव या वो सरपंच जो भी इस काम को किया है, वो इस धारा के तहत दंडनीय अपराध किया है। इसका घ का ही दूसरा भाग है, लोक सेवक के अपने स्थिति का अन्यथा दुरुपयोग करके अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान धन संबंधी फायदा अभिप्राय लोक सेवक के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग करते हुए, ये बेहद मजेदार है। और ये आरटीआई एक्टिविस्टों के लिए ये उपदा बहुत जरूरी है। अब होता क्या है, भी लोक सेवक अपने पद दुरुपयोग करता है। उसका पद क्या है? उसका पद है कि वो आया है, वो पूरा हैंडपंप अपने एरिया खुदवाए। उस सरपंच के रिश्तेदार हमारे मित्र, मान लीजिए महेंद्र गुप्ता जी, महेंद्र गुप्ता जी उस रिश्तेदार गई थी, तो पुलिस ही परिवाद के रूप में कोर्ट में पेश करेगा। लेकिन ये मामला जो है, ये पुलिस अपने यहां रजिस्टर्ड नहीं करती, कर लेती है तो संज्ञान जो लेगा कोर्ट, सीआरपीसी की धारा 195 ये कहता है कि 172 से 188 तक के अपराध पर कोर्ट संज्ञान तभी लेगा जब सक्षम अधिकारी को का अनुशंसा अनुमति प्राप्त हो। तो 182 पर आम आदमी ठकराल साहब कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। रहा सवाल 211, 211 इससे मुक्त है। आप किसी कोर्ट में, किसी भी सक्षम कोर्ट में इस पर एक परिवाद कर सकते हैं। परिवाद ये लिख के करेंगे कि आपके खिलाफ जो शिकायत की गई थी, उस शिकायत को झूठा पुलिस ने पाया। और पुलिस के पास 3 विकल्प होते हैं किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में। या तो पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, उस अपराध का खात्मा लगाती है, या उसकी खारिजी लगाती है। एफआईआर दर्ज कर ली तो प्रक्रिया सरकार की तरफ से, खात्मा का मतलब होता है कि ये अपराध पुलिस को जो शिकायत जो प्राप्त हुई है, इसमें कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए ये शिकायत को खात्मा लगा देते हैं, खत्म कर देते हैं। लेकिन अभी उसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार संशोधन कर चुकी है कि नहीं, आप खात्मा भी सिंपली नहीं लगा सकते, उसमें कोर्ट के परमिशन के आधार पर खात्मा लगेगा। पुलिस के पास तीसरा विकल्प होता है खारिजी का। यदि हमारे ठकराल साहब के खिलाफ, यदि मान लीजिए कि बालाघाट से जो हमारे मित्र हैं, वो ये ठकराल साहब के खिलाफ झूठी शिकायत कर दिए और पुलिस जांच में प्राप्त की कि ये शिकायत झूठी है, तो पुलिस इसमें खारिजी लगाएगी। जिन प्रकरणों में खारिजी लगेगा, उसी प्रकरणों में 182 और 200 की कार्रवाई होगी। तो पुलिस भी इतनी आसानी से इस बात को लिख के देती नहीं है। अगर खारिजी पुलिस लिख देती है, तब अंत में आप चाहें तो परिवाद लगा सकते हैं, लेकिन ये संस्थाएं नियम अनुसार कार्रवाई नहीं करती। जी ठकराल साहब, और किसी मित्र का कोई प्रश्न हो तो अपना ही माइक को अनम्यूट कर लें। अशोक गोयल जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे उस समय। अशोक गोयल जी, आप पहले बोल लीजिए। मैं बोल रहा हूं, सर ने जो बात बताई वो ये कि जो घूस लेने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर दी जाएगी। ये बड़ा विकट मामला है। मान लीजिए किसी कार्य की प्रगति कराने के लिए इंजीनियर से या किसी भी सक्षम अधिकारी से मेरा तय हो गया कि मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा और आप इस काम को कर दीजिए, और मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं इस विभाग में 5 साल से या 3 साल से धक्के खा रहा हूं, और उस सक्षम अधिकारी को यह समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति बेसिकली विसल ब्लोअर है और ये मेरी कंप्लेंट करेगा और मुझे फंसाएगा। और जब मैं वहां पर ये काम कराने के लिए कुछ भी सुविधा शुल्क लेके पहुंचता हूं,
वो मेरे को फंसाने के लिए पहले से तैयारी करके बैठा है। तो ऐसे मामले में जो संभवतः शायद धारा 7 बताई थी सर ने, ये बड़ा एक विकट मामला है विसल ब्लोअर्स की सुरक्षा के लिए। दूसरी बात सर ने जो बताई कि हाई कोर्ट्स में मामले लंबित हैं, हाई कोर्ट कहती है कोई बात नहीं, भ्रष्टाचार का मामला है, हम इसको बारी पे सुन रहे हैं। कल एक सज्जन का मेरे पास फोन आया, उन्होंने वीडियो देखा था, वो कहते हैं सीआईसी में मेरे 40 मामले इस प्रकार के हैं जब सीआईसी ने, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने ऑर्डर कर दिए और जो पब्लिक अथॉरिटी है वो जानकारी मेरे को नहीं दे रही। उन पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ जब मैं सीआईसी में गया तो सीआईसी, जब मैं उसमें शिकायत दर्ज करा रहा हूं तो सीआईसी उस पर कार्रवाई नहीं करती। अब मैं गोयल साहब क्या करूं? मिश्रा जी। सर आपका जी, माइक गोयल बंद हो गया है। जी हाँ, उन्होंने गोयल प्रश्न साहब, रखा है सर। सर मेरी अपना- बात समाप्त हो गई है। अच्छा जी जी जी। ये इस सेशन का मेरे समझ से सबसे बेहतर प्रश्न हमारे आदरणीय पूज्य गोयल साहब जी ने पूछा। ये बेहतर प्रश्न है। अब इस पर मैं थोड़ी सी आपको टेक्निकलिटी का लाभ देना चाहूंगा। मेरे पास जो ज्ञान है उसका लाभ आपको, मेरे मित्रों को मिलना ही चाहिए। गोयल साहब जैसा ये प्रश्न पूछे कि हम विसिल ब्लोअर हैं, मान लीजिए हम किसी ऑफिस में जाते हैं, आप घूस, हम गोयल साहब, हमारे गोयल साहब किसी बाबू को घूस दे रहे हैं कि 1000 रुपए ले लो, हमारा काम कर दो, तो ये तो गोयल साहब भी इसमें दोषी हो गए। विसिल ब्लोअर ये बाद में होंगे, पहले दोषी हो गए। बाबू फोन करेगा तो ये जेल चले जाएंगे। बाबू के ऑफिस में अगर सीसीटीवी कैमरा लगा हो और गोयल साहब वो नहीं जानते कि इनके यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हो या इनके ध्यान में ना हो और ये 1000 रुपए दे रहे हैं, वो बाबू फोन करे तो पहले तो गोयल साहब जेल चले जाएंगे। इससे बचने के लिए हम आरटीआई एक्टिविस्टों को क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए हम एक्टिविस्टों को क्या करना चाहिए, उस पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं। गोयल साहब, बहुत प्रश्न आपका, धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद आपका, आभार आपको। देखिए, यदि आपको कोई बाबू कह रहा है कि आप हमको पैसा दीजिए, तब आप पैसा देने जाएंगे। ऐसे कितने केस में होता है कि हम पहले फाइल दें और पहले ही बाबू को फाइल के साथ साथ 1000 रुपए दे दें। अगर कोई आपसे पैसा नहीं मांगता है तो मेरे ख्याल से कोई पैसा पहले से देना नहीं चाहेगा। यदि वो अभ्यासता है, उस बाबू से हमारे गोयल साहब का 60 गांठ है कि वो 1000 रुपए लेता है तभी कार्रवाई करता है, तब हम उस बाबू को फाइल के साथ 1000 रुपए दें। ऐसी स्थिति में बचाव का संसाधन है, आप फाइल दीजिए। आपका काम नहीं होता है तो आप एक लिखित सूचना एफिडेविट के साथ, ये जो भ्रष्टाचार जांच करने वाली संस्थाएं हैं वो उस संस्थाओं को दे दें और उस संस्थाओं को रिसीव करा के एप्लीकेशन को आप 1000 रुपए और किसी तरह अपने मोबाइल में या किसी तरह से ये सबूत रख लें अपने पास, वीडियो रख लें अपने पास कि वो बाबू आपसे 1000 रुपया प्रतिफल के बिना, आप साफ हो जाएंगे वो क्योंकि उसने घूर दिया। और की नियत नहीं, क्यों नियत नहीं है? क्योंकि आप पहले ही संस्था को शिकायत कर रखा है कि बाबू से 1000 रुपए मांग रहा है, मैं उसको 1000 रुपए दे जाऊंगा, बिना 1000 रुपए लिए काम नहीं करेगा। आवेदन देने के बिना यदि आप कहते हैं तो आप और यदि वो बाबू सूचना दे देता है कि बिल जी हमारे यहाँ आएंगे और उनको आप सोमवार को रुपए ये दे, यदि वो बाबू लिखित में सूचना दे दिए तो गोयल साहब आ जाएंगे, वो बाबू नहीं। ये टेक्निकली एक बचाव। इस संबंध में एक बताना चाहता हूं, मैं भूल भी, गोयल साहब आप जाके दंग रह जाए। ये जो हम लोग बात कर वाले हैं धारा 19 पर, उस विषय पर है। अभियोजन स्वीकृति जो है लोकपाल लोकायुक्त किसी शासकीय कार्य कर्मचारी लाभ और हमारे लोकपाल कर रही है, नियुक्ति किया गया है। राज्यों में तो लोकायुक्त ही नहीं है ही नहीं। मिश्रा जी, ये बंद होने वाला है, अगर आप बोलेंगे तो कंटिन्यू करूंगा।
सर बंद होने वाला है 5 मिनट बाद, तो मित्र बोलेंगे तो टेस्ट- कंटिन्यू करूंगा। और दूसरा, आप जो वीडियो बंद कर लीजिए, आपकी आवाज अरे क्रैक हो रही है। मित्र, हम लोग का कर मन में समय भी हो, हाँ बस शुरू से आज के करें प्रश्न मित्र। दे देते हैं, और कंटिन्यू इसमें का से प्रश्न हो तो जो भी प्रश्न हो तो पूछ। जी क्रैक हो रही है आवाज, वीडियो बंद कर दीजिए सर आप। मिश्रा कंटिन्यू जी, करिए। मैं भी मिश्रा जी, हाँ सर, आवाज आ रही है, बोलिए सर। जी देवेंद्र अग्रवाल जी, मेरा भी एक प्रश्न है। जी सर, जी करिए। आवाज आ चूंकि हमारे इस मीटिंग में दो महान व्यक्ति हमारे नजर में बैठे हैं, एक तो आदरणीय अशोक गोयल जी हैं जिनको मैं बहुत दिनों से जानता हूं, और दूसरा आज के शिक्षक जो हैं हमारे राज मिश्रा जी हैं। सर ये बताइए कि भ्रष्टाचार पकड़ना जो एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है, कैसे पकड़ा जाए, क्या पकड़ा जाए, एक दूसरी विधि है। लेकिन मैं सूचना अधिकार से जुड़ा हुआ हूं, सूचना अधिकार कार्यकर्ता हूं, और सूचना अधिकार के माध्यम से भ्रष्टाचार का हमेशा हमने उल्लेख किया है, उन्मूलन किया है, सब कुछ किया है। जो बाबू हमें ये जानकारी देते हैं लिखित रूप में कि हमारे विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है या अमुक व्यक्ति के द्वारा हुआ है, तो ये बताइए कौन सा वो एक्ट है जिसके तहत वो बाबू को स्वतः जेल चला जाना चाहिए, हमें उस पर इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए? हमें उस एक्ट के बारे में बताइए। रही है तो कल बात करें क्या? बिल्कुल सर, इसमें कल किया जा सकता है। मंजेश शर्मा जी का कोई प्रश्न था सर, वो बहुत समय से हैंड राइज है, उनको ले लेते हैं। मंजेश शर्मा जी, प्रश्न सर करें मेरा मंजेश एक शर्मा। जी सर मेरा एक क्वेश्चन था कि अभी ना ये हुआ है कि लेने वाला देने वाला दोनों दोषी हैं, मतलब एक एक्ट थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया है कि जो घूस देगा वो भी जो है दंड का भागी होगा, और मतलब भ्रष्टाचार करने में सहयोग करता है तो उसको भी गवर्नमेंट ने वो किया है। प्रश्न और क्या है सही भी आपका, है, वो पूछिए। जी कई लोगों की ऐसी वो रहती है कि वो टेंडेंसी बनी होती है कि वो पहले से ही देते हैं। ये अपने देश में आम हो गया है ये आजकल, तो वो चलो ये ठीक है, पर लेकिन और अपन ये देख रहे हैं कि आजकल भ्रष्टाचार के केस कम भी आ रहे हैं। इसका एक मेरे को जो सबसे बड़ा कारण लगता है कि शिकायत करेगा कौन? लेने वाला ले रहा है, देने वाला दे रहा है ना? शिकायत करेगा कौन? जैसे मान के चलिए और इसका इफेक्ट सब पे आता है। जैसे मान के चलिए फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है जो दवाइयां बनाती हैं, वो अपनी दवाइयां निकालना है तो वो गवर्नमेंट से पास आउट होनी है, तो वो अपनी रेट काफी सारा बढ़ा देते हैं और उसका वो फायदा दे देते हैं किसको? जो आयुर्विज्ञान में जो बैठे हुए ऑफिसर हैं, डॉक्टर वगैरह हैं, उनको दे देते हैं, तो वो उनको पास कर देते हैं। उनका इफेक्ट तो अपन लोगों पे आ रहा है, पर वहां पे सब कार्रवाई चल रही है। अब इसमें अपन लोग तो पीड़ित हो रहे हैं, पर लेकिन उसको उजागर कैसे कर पाए सर? जी जी, ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है शर्मा जी। हम लोग इसका उत्तर अगर कल दें तो बेहतर होगा। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये जो हम लोग धारा 13 में बात किए ना, इस तरह के अपराध में धारा 13 पर वो जो अनुमति देते हैं ऐसी दवाओं पर को इस रेट पर बेचने का, वो धारा 13 में अपराधी हैं, दोषी हैं और उनको दंडित किया जा सकता है। मैं अग्रवाल जी, मैं चाहूंगा कि शर्मा जी का ये प्रश्न को अगर नोट हो सके कहीं तो। जी मैं नोट कर ले रहा हूँ सर। तो शर्मा हाँ, जी तो का हम प्रश्न भी है और शुक्ला जी का प्रश्न भी है जो पेंडिंग है। तो सर मुझे ऐसा लग रहा है कि महेंद्र आज गुप्ता का जी भी कुछ कार्यक्रम पूछना चाह रहे हैं, पालीवाल जी गुप्ता जी। कुछ, अगर छोटे में प्रश्न, छोटा में प्रश्न। बहुत छोटा सा प्रश्न सर। कल एडवोकेट पवन गोयल जी, पवन जी का एक मैसेज था ग्रुप में कि हमें राष्ट्रीय लेवल पे कोई संगठन बना के हाईकोर्ट के वकीलों के, तो मैं ये सभी हमारे साथी लोग हैं, आदरणीय लोग बैठे हैं, गोयल जी बैठे हैं, तो मेरा ये विचार है कि आज ही थोड़ा सा उनसे डिस्कस कर ले कि जो पवन गोयल जी की कल ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी थी, तो क्यों ना हाईकोर्ट के जहां जहां है लोग वो एक दूसरे की मदद करें। मैं उनका इस बारे में ठीक बोल रहे हैं महेंद्र गुप्ता जी, ठीक बोले। पवन गोयल जी का ये विचार भी बहुत सही है। मेरा समझ बहुत है, बड़ा विचार है। इस देश में अगर वकालत खत्म कर दी जाए तो इस देश का आधा अपराध ही खत्म हो जाएगा।
हमारे देश में जो अंग्रेजों की पद्धति चल रही है, मैं अगर जरूरत पड़ा तो एडवोकेट एक्ट 1861 पर लंबी चर्चा करने के पक्ष में हूं कि वकीलों के कर्तव्य क्या है और वो करते क्या है। तो मंडे एक को रख सेशन लेते हो हैं सकता है इस संबंध में। मंडे को अभी नहीं, अभी नहीं, अभी बात कर ले। हमारे मित्र का ये ठीक, इस प्रश्न को भी नोट कर लें, हम इस पर जी सर। कार्रवाई करेंगे। सर प्रभुलाल जी सर सर 2 मिनट मुझे चर्चा करने का जी अवसर, जी गोयल सिर्फ जी, 2 मिनट आप लूंगा, कुछ ज्यादा नहीं। जी बताएं। सर मैंने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया था रिकॉर्डिंग के माध्यम से कि हमारा आरटीआई संघ, इसमें सभी राज्यों के लोग जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, और भी लोग जुड़ रहे हैं। मैं बहुत से फेसबुक ग्रुप में जुड़ा हूं आरटीआई एक्टिविस्टों से, उनके भी रिस्पांस मिल रहे हैं, वो भी इच्छुक है और उनको शामिल भी कर रहा हूं। कल कुछ लोगों को ग्रुप में शामिल भी किया। सर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे आरटीआई एक्टिविस्टों के पास सब सबूत होने के बावजूद इतनी मेहनत से वो लोग सूचनाएं हासिल करते हैं, लेकिन कोई भी मामले जो है ना मुकाम पे नहीं पहुंच पाते, उनकी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। किसी की लड़ने की क्षमता नहीं है, किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, किसी को हाई कोर्ट जाने में बहुत तकलीफ है, ये बात सही है। देश के विभिन्न कोनों में, विभिन्न शहरों में लोग रहते हैं। तो हम प्रत्येक स्टेट में एक ऐसे सोशल वर्कर के रूप में ये हमारे ग्रुप के बीच से ऐसे वकीलों को सिलेक्ट किया जाए जो स्वेच्छा से, बगैर किसी दबाव के, एक सोशल वर्क के रूप में हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट के जो सबूत है उनको देख करके कि दमदार सबूत है और इसमें याचिका लगाई जा सकती है, पीआईएल लगाई जा सकती है, तो उनको ये काम सौंपे। कोई भी हाई कोर्ट में केस दायर करने के लिए मैं इस बात के पक्ष में हूं, इसका समर्थन करता हूं कि इस महंगाई के युग में 1,500-2 हजार रुपए खर्चा आता है, तो ये पीआईएल करता जो है 1,500-2 हजार देगा, और बाकी का जो कहना चाहिए 5,000 रुपए, कई पीआईएल 50% से ज्यादा पीआईएल में तो माफ हो जाता है हाई कोर्ट से, लेकिन संयोग से किसी पीआईएल में 5,000 रुपए जमा करने का आदेश होता है, तो उसका फंड का इंतजाम हम राष्ट्रीय स्तर पर जो है फंड बनाएं और उस फंड से उसको 5,000 रुपए को अदा करें, ताकि पीआईएल जो पीआईएल करता जो है अगर सक्षम है तो गोयल जी, मिश्रा जी की भी यही सोच है। मिश्रा जी आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए सर। जी गोयल जी ठीक बोल रहे हैं, ये मेरे मित्र हैं, मेरे परिचित हैं, मैं इनके घर में, मेरा सौभाग्य कि मैं भोजन भी कर चुका हूं। मैं सर एक निवेदन कर दूं इसमें जी, बोलूं मैं शायद जी गोयल जी बोल रहे हैं, शुक्ला जी, अशोक गोयल जी बोल रहे हैं, अशोक गोयल जी बोलिए सर। प्लीज छोटी सी बात रखूं इसमें। देखिए, हम आपस में जुड़ के कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें किसी प्रकार का भी चंदा इकट्ठा करने की बात हो। बहुत बढ़िया। देखिए, क्योंकि जहां भी चंदा इकट्ठा करने की बात होगी, भले ही मेरी मंशा अच्छी है, भले ही मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूं, भले ही मिश्रा जी काम कर रहे हैं या रविंद्र गोयल जी काम कर रहे हैं, जो भी महेंद्र जी काम कर रहे हैं, जब भी चंदे की बात होगी तो जो भी व्यक्ति सिर्फ 1 रुपया ही चंदा दे रहा है, उसकी एक ये रहती है कि भाई पैसे भी ले लिए, काम भी नहीं हुआ। तो मेरी राय यह है कि हम लोग व्यक्तिगत रूप से, वैचारिक रूप से जो भी जानकारी एक दूसरे को दे सकते हैं, उसी तक हम सीमित रहें। किसी प्रकार की इस प्रकार की योजना में ना जुटें कि फलाने का चंदा फलाने के साथ संपर्क जोड़ना है। और दूसरी चीज ये रही कि हम अगर बूंद बूंद काम करें, वो बतेरा है। आज की डेट में आप सारा समुद्र खाली करने की कोशिश करोगे, वो नहीं संभव हो पाएगा। फिर हर व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याएं जुड़ी हुई हैं। मेरा अपना कामकाज है, अगर मेरे पास रोज के 20 या 30 टेलीफोन आ जाएं और मैं नम्र व्यक्ति हूं, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि किसी सज्जन का फोन है तो मैं उसकी पूरी शांति से बात सुनूं और अपनी बात कह सकूं। तो 20 टेलीफोन अगर मेरे पास आ जाए तो 200 मिनट मेरे खर्च हो जाएंगे। तो वो भी एक थोड़ी सी कठिनाई है अभी भी, क्योंकि मैं दूसरे भी कई गतिविधियों में जुड़ा हूं, तो ढेरों फोन रोज के आते हैं। मेरा प्रयास रहता है मैं उनकी मदद कर पाऊं, लेकिन मेरे को अपना रोजगार भी चलाना है, मेरे को अपने परिवार